तो अब तक हमने सिनॉप्सिस, लिस्ट ऑफ डेट्स यही पढ़े हैं और उसके बाद नेक्स्ट है ओरिजिनल पिटीशन। ओरिजिनल पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किस फॉर्मेट में आपको अपना पिटीशन सबमिट करना है, वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। कोई भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किसी डिफरेंट फॉर्मेट में अपना पिटीशन सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मेट डिफाइंड है। तो सिनॉप्सिस और लिस्ट ऑफ डेट्स, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, उसी तरह से बनाने हैं। एंड सेम फाइल विल बी कंटेनिंग original petition. So how original petition starts? So let me share my screen to you. Is this visible? Tell me, is this visible, this word? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the original petition. Since our topic is Citizenship Amendment Acts, and that is a matter of civil jurisdiction, not a criminal jurisdiction. Is it clear? तो एसरटेन करना है कि हमारा मैटर सिविल में फॉल होगा कि क्रिमिनल में। आई होप कि सिविल और क्रिमिनल की डेफिनेशन तो पता होगी आप लोगों को। Yes, sir. ओके, स्मृति प्लीज टेल मी, Yes, sir. कैसे पता चलेगा कि ये सिविल ज्यूरिडिक्शन का होगा कि क्रिमिनल का? Sir, on the basis of the nature of matter, हाँ, डेफिनेटली। कोई भी sir, मैटर और कोई को, हम्म कोई भी मैटर जिसमें क्राइम इन्वॉल्व होता हो, चाहे स्टेट अगेंस्ट और स्टेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, कोई भी मैटर जो क्रिमिनल डिवीज़न में फॉल होता हो, जिसमें मर्डर हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, या फिर लोगों की जान जाना हो सकता है, या फिर लोगों को ख़तरा हो सकता है, या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें चीटिंग, फ्रॉड, और जो आईपीसी, जो अर्लियर आईपीसी एंड नाउ बीएनएसएस को टच करता है, उनके सेक्शंस को, दोज आर कंसीडर्ड अंडर क्रिमिनल। और ऐसे ही मैटर को एसरटेन करके हमें ये पता करना है कि हमें पिटीशन कौन सी बनानी है, सिविल ज्यूरिडिक्शन की या फिर क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन की। ओके, चूंकि हमारा मैटर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड था, तो आपको बनाना है सिविल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में। तो स्टार्ट करेंगे, चूंकि हम फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब मैटर ये है कि हम हाई कोर्ट में क्यों नहीं फाइल कर सकते? कोई बताएगा कौन? ऋषिता बताओ। Yes, sir. Can you please repeat? Yes, what I'm asking is, I have prepared my PIL on Citizenship Amendment Act. I'm residing in Delhi, but why can't I file this petition before Delhi High Court? Yes, anybody? Because sir, they're given some investigation, so Sorry? we are not that इन कुछ पाबंद लगाए गए हैं जिससे हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी अपील नहीं कर सकते।
नहीं, अभी तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना। हमने पीआईएल ही सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया है, तो हम हाई कोर्ट में क्यों नहीं फाइल कर सकते? वाई आर वी गोइंग डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट? Sir, because writ give us a power to file PIL directly in Supreme Court according to Article 32. No, no, wrong. We have uh, we have power under Article 32 to file any petition before Supreme Court, and under 226, Article 226 is there for filing any petition before High Court, either in the nature of writ or PIL. हमारे पास दो डिफरेंट आर्टिकल है। एक आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो आर्टिकल है 226, जिसमें हम हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। एंड देन वी हैव आर्टिकल 32, दैट इज फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमने ये पीआईएल तो बना लिया है, लेकिन हमें फाइल कहाँ करना है? अब नेक्स्ट, भक्ति बताओ। आवाज नहीं आ रही है? कुशागरा, आप बताएं। एम आई ऑडिबल? मलका, Okay. ये हम हाई कोर्ट में क्यों नहीं फाइल कर सकते? जब लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन किसी उससे अफेक्टेड होती है तो जो पीआईएल फाइल होता है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। कोर्ट में भी होता है। Then निहारिका, Yes, sir. आप बताएं क्यों हम हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते? निकिता, आप बताएं। Sir, I don't know. ओके, श्रुति। Sir, maybe because of the nature of the issue, like if the matter is impacting a large number of people or the nation. Even if there is a large number of people, we still can file before high court. But the thing is, how can we differ the nature of matter, that this type of case will be filed before the high court or supreme court? Sir, violation of fundamental rights. Sorry, violation of fundamental rights. Yes, sir. Even if people violates any, I mean, any government violates any fundamental of the people, they may have seek they may have right to seek high court. It is not compulsory to go supreme court directly. Okay, let me tell you why we are filing before supreme court. ठीक है। ओके, स्मृति, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर, मे बी सर इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं जो कि हम लोग हाई कोर्ट्स में नहीं फाइल कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो डायरेक्टली हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल करना पड़ता है जो कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। तो हो सकता है अगर उस नेचर का होगा केस तो वो हम लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल कर सकते हैं, वो हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में नहीं आता है। वो तो समझ में आया कि अगर कहीं हाई सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होंगी तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में रिस्ट्रिक्टेड है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बट द थिंग इज व्हाई वी आर फाइलिंग दिस पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द मैटर। क्योंकि citizenship is about a national level and it is not considered as nature that could be verdicted on us in a state court maybe. कुछ कुछ ठीक है। Okay, sir.
जस्ट वेट। तो हम इसलिए फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मैटर हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी हम आ, लड़ाई लड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशंस जारी करती है, अगर वो सबके इंटरेस्ट का मैटर हो, सारे स्टेट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, तो वो मैटर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ना कि हाई कोर्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए कुछ कहा हो, तो फिर स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में डाल सकते हैं, देन फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने रूल नहीं बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट के की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने इस चीज़ को इसमें डायरेक्टिव्स ऑर्डर दिए हैं। तो यहाँ पे स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, लॉ मेकर नहीं है स्टेट इसमें, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम हाई कोर्ट में जा सकते थे कब? जब स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल बनाती या इंटर स्टेट का कोई मैटर होता। सपोज़ अब स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली के बॉर्डर पे सील कर देती कि उत्तर प्रदेश से कोई भी एंट्री नहीं कर सकता दिल्ली में। अब क्यों नहीं कर सकता भाई? थ्रू आउट स्टेट फ्रीली घूमने का राइट है हमारे पास। तो अगर वो बैन कर देते हैं तो इसके लिए हम कहाँ जाते? देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज़, अगर स्टेट गवर्नमेंट रूल बना रही है और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम कोई फाइल कर रहे हैं, तो हम जा सकते थे दिल्ली हाई कोर्ट भी, हम जा सकते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट भी, ताकि उन्हें वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के वो आर्टिकल्स याद दिलाएं जिसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कई सारे स्टेट्स को एक साथ चैलेंज कर रही है इन सब में, तो फिर हम जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट, तब मैटर है तो नेशनल इंटरेस्ट का। तो इस तरह से हम एसरटेन कर सकते हैं कि मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो अब हम इस पिटीशन पे ज़रा ध्यान देंगे। ये पिटीशन है, सबसे पहले हमने हेडिंग डाला है। इसी तरह से हमें हेडिंग, आपको भी हेडिंग बनाना है, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर हमारा मैटर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। देन हमने यहाँ डाला सिविल ज्यूरिडिक्शन और सिविल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। फिर हमारे पास रिट पिटीशन हम फाइल कर रहे हैं इन द नेचर ऑफ PIL। तो रिट पिटीशन हमने लिखा है, C फॉर सिविल होता है और क्रिमिनल के लिए CR होता है। और सिविल नंबर जब हम फाइल कर देंगे तो जो नंबर जनरेट हो जाएगा वो यहाँ पे डालने के काम आता है। जिस ईयर में हम फाइल कर रहे हैं उसका यहाँ पे ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन द मैटर ऑफ सर व्हाट इज द नंबर? सॉरी, सर व्हाट इज द नंबर NO? सी के आगे से आपने नंबर लिख रखा क्रिमिनल है नंबर, तो NO इन शॉर्ट में लिखते हैं, NU नंबर होता है ना, NUMBR, यस सर। उसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं NO। देन इन द मैटर ऑफ, पिटिशनर कौन है, उसका नाम, उसका एज, उसके फादर का नाम, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका एड्रेस। इस तरह से इस फॉर्मेट में हमें लिखेंगे। एंड देन राइट साइड में हमें इस तरह से लिखना है कि ये पिटिशनर है, ये पर्सन जो है ये पिटिशनर है। देन वर्सेस लगाएंगे, किसके विरुद्ध हम पिटिशन डाल रहे हैं, थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया, थ्रू सेक्रेटरी। तो यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल बॉडी। इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है,
सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री के भी जितने लीगल इश्यूज़ आते हैं, उसके कॉम्बिनेशन है यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया का एक सेक्रेटरी होता है, वो सारे लीगल मैटर्स को देखता है। आदान-प्रदान जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब सेक्रेटरी के थ्रू होती है, थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया। अब यूनियन ऑफ इंडिया तय करता है कि कौन सी मिनिस्ट्री का क्या मैटर है, फिर किसको सबऑर्डिनेट करना है। अब यहाँ पे हम यूनियन ऑफ इंडिया में किसको भेज रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टिव डाला था, जिसका ये प्रॉपर एड्रेस है। फिर हम लॉ मिनिस्ट्री में डाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। अब यहाँ इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मैटर है रिलेटेड टू लॉ, रूल्स। तो हम जब लॉ को चैलेंज कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को तो ज़रूर हम टैग करेंगे, तो हमने उसको भी पार्टी बनाई है इसमें। तो अब हमारे पास दो पार्टी है, यूनियन ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी, थ्रू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दो मिनिस्ट्री हो गई, दोनों ही पार्टी हो गए, एंड दीज आर दी रेस्पोंडेंट्स। इज इट क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? नो सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम पहले ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे, तब हमें एक हेडिंग डालना पड़ेगा, रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। अगर हम हाई कोर्ट में डाल रहे होते तो हम डालते रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर वायलेशन ऑफ प्रियम्बल आर्टिकल्स, और जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो हम डाल रहे हैं रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर वायलेशन ऑफ प्रियम्बल आर्टिकल्स, Articles 13, Article 14, Article 19, Article 21 of the Constitution of India. That is the heading. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ डाला किसको किसको हम लिख रहे हैं। हम अगर सुप्रीम कोर्ट को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे टू द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस को हम डायरेक्टली ये पिटीशन लिख रहे हैं, and his companion judges यानी justices of Honorable Supreme Court of India। चीफ जस्टिस अकेले तो नहीं सुनते हैं, अपने कंपेनियन के साथ बैठते हैं। कभी तीन जज साथ बैठते हैं तो कहते हैं 3 बेंच बैठी है, कभी 9 जज साथ बैठते हैं तो कहते हैं 9 जजेस की बेंच है, कभी 2 साथ बैठते हैं तो कहते हैं डबल बेंच है। तो हमेशा जजेस कंबाइन करके साथ में किसी भी बड़े मैटर को सुनते हैं। तो उसमें हम सिर्फ चीफ जस्टिस को ही नहीं, साथ में कंपेनियन जस्टिस जो हैं उनको भी ये रिट पिटीशन हम लिख रहे हैं, तो उनका भी हम इस तरह से मेंशन कर देते हैं, द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस एंड हिज कंपेनियन जस्टिसेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड देन हम नेक्स्ट लाइन आते हैं, द हम्बल पिटीशन ऑफ एप्लीकेंट अबव नेम्ड। जो एप्लीकेंट है उसकी तरफ से ये एक हम्बल पिटीशन है। यस, किसी का कोई सवाल है? यस अभिनत। सर मुझे कैपिटल लेटर ही जरूरी है? नहीं, आप चाहे तो स्मॉल लेटर में भी लिख लें। ओके सर। नेक्स्ट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली शोभित। अब यहाँ पे 5 चीजें हैं जिन पे ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहले इस जगह पे आपको पिटीशन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, कैसे? जैसे आपने सिनॉप्सिस में किया था। सिनॉप्सिस में एक्सप्लेन करने के बाद आपकी बारी आती है क्रेडेंशियल्स ऑफ पिटिशनर। तो हम जाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो आपने सिनॉप्सिस में एक्सप्लेन किया था, सेम चीज़ आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, इन शॉर्ट में
सिनॉप्सिस में हमने क्या लिखा था, सबसे पहले बताया था कि आपको पिटिशनर के बारे में एक्सप्लेन करना है कि पिटिशनर जो है वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट है एंड ही इज़ फाइलिंग रिट पिटिशन अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट। और वो क्या सीख कर रहे हैं, सीकिंग रिलीफ ऑफ डिक्लेरेशन दैट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 is ultra virus, or it is against the articles and sections, and it violates the various sections of the CAA, and also violates the articles like article 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 21, ये सब आप मेंशन करेंगे। एंड देन ऑल्सो चूंकि पिटिशनर सिर्फ इन आर्टिकल्स और सेक्शंस को ही नहीं बल्कि मिनिस्ट्री के डायरेक्टिव्स को भी चैलेंज कर रहे हैं, देन आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि नोटिफिकेशंस जो भी हैं कि पिटिशनर इज आल्सो चैलेंजिंग वैलिडिटी ऑफ ऑल दीज नोटिफिकेशंस and also validity of section 14 clause 4 of CAA, and also section 18 clause 3 of CAA। ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। एंड फिर आप लिख सकते हैं कि दैट द पिटिशनर हैज़ नॉट मूव्ड एनी representation before any court, okay, related to this issue. Concerning this issue, petitioner hasn't filed any writ petition earlier and seeking relief against these issues, okay। इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ये इस खाली जगह पे जो मैंने आपको बताया है। फिर हम बताएंगे क्रेडेंशियल्स ऑफ पिटिशनर। पिटिशनर्स के क्रेडेंशियल्स क्या हैं, पिटिशनर कौन है, क्यों फाइल कर रहा है और उसका क्या इशू क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि पिटिशनर दैट द पिटिशनर इज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट एंड द पिटिशनर इज़ अ सोशल वर्कर ऑफ द सोशल वर्कर और इज़ अ मेंबर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं देन द petitioner is apprehensive that CAA process will exclude millions of poor vulnerable people। तो जो पुअर पीपल हैं, वनरेबल पीपल हैं, या वो लोग हैं जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी है, वो उन लोगों को रिलीफ दिलाने के चक्कर में इन सब लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ पुअर पीपल्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है CAA प्रोसेस जो। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हुए आप बता सकते हैं कि इसी वजह से पिटिशनर ये पिटिशन फाइल कर रहा है। डिफरेंस क्या होगा यहाँ वाले में और यहाँ वाले में, यहाँ तो आप जो सिनॉप्सिस में आपने डाला है एग्जैक्टली वैसा ही डालेंगे बट शॉर्ट में, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ पिटिशनर्स के बारे में 90% डालेंगे, 10% उसका ऑब्जेक्टिव डालेंगे कि वो ये पिटिशन क्यों फाइल कर रहा है, उसको क्या लग रहा है। देन कमिंग टू द फैक्ट्स, अब ये है फैक्ट्स लीडिंग टू द प्रेजेंट पिटिशन। अब आपने जितनी मेहनत की है पिटिशन के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, जितने न्यूज़ में आए, जितने लॉज पास हुए, जो भी प्रोसेस रहा 50 सालों में, या जो भी चीज़ें इवेंट्स घटित हुई हैं, वो सारी चीज़ें बाय फैक्ट आप इसमें लिखेंगे। फैक्ट बाय फैक्ट सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे और वो तकरीबन आप 20 पेज, 30 पेज, 50 पेज, 100 पेज, 500 पेज, जितना आप रिसर्च कर रखें। हाँ, वेग नहीं होना चाहिए एंड यू मस्ट नॉट बीट अराउंड द बुश। एक ही चीज़ बार बार आप रिपीट भी नहीं करेंगे। फैक्ट्स लिखेंगे, प्योर लिखेंगे, कंसाइज वे में लिखेंगे एंड शुड बी यूनिक। फैक्ट्स फैक्ट्स में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि जो आपने सिनॉप्सिस में लिखा है। आप स्टार्ट कर सकते हैं 1950 से, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं 4-5-6 पेजों में। देन उसके बाद आप पोस्ट 2004 या प्री 2004 से पहले की जो जर्नी है CAA की, सिटीजनशिप एक्ट की, उसको आप लिख सकते हैं। उसमें क्या लूप हॉल्स थे, क्या फॉल्ट्स था, गवर्नमेंट ने कैसे 1987 में रिस्ट्रिक्ट किया,
उसके बाद प्री 2004 2003 तक क्या इश्यूज फेस हुए, 2004 में गवर्नमेंट ने क्या वर्ड इंक्लूड किया जो कि बैन कर दिया उन सभी लोगों को जो इंडिया में ऑलरेडी आ रहे हैं या थे। जो लीगल माइग्रेंट थे उसको इलीगल माइग्रेंट घोषित कर दिया। फिर कैसे गवर्नमेंट ने सिर्फ 6 कम्युनिटीज़ को ही लीगल बताया और रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स आर इलीगल। ये सारी चीज़ें आप फैक्ट्स बाय फैक्ट्स 1 2 3 4 5 6 नंबर वाइज आप लिखेंगे और इसकी संख्या 50 100 200 कितनी भी हो सकती है। ये अब आपके अपने रिसर्च के ऊपर है, आप क्या लिखते हैं। वेग बात नहीं लिखनी है, कंसाइज वे में लिखना है। आपको प्योर कंटेंट होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना है, कहीं से आपने उठा के कुछ भी डाल दिया। एआई का यूज़ नहीं करना है, एआई का इजीली डिटेक्टेबल होता है। आपको खुद से रिसर्च करना है एक एक चीज़। ओके, इस यहाँ तक तो आपने ऑलमोस्ट बना रखा है। ये मैं फॉर्मेट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसी फॉर्मेट में मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए सबका। मोस्ट रेस्पेक्टफुली यहाँ पे आप जो सिनॉप्सिस में आप डाल रहे हो, शॉर्ट में सिनॉप्सिस में आपने 1000 वर्ड्स में अगर लिखा है तो इसमें मोस्ट रेस्पेक्टफुली इस हेडिंग के अंदर आपको एटलीस्ट 500 to 600 वर्ड्स में लिखना है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 500 वर्ड्स। अगर आपने 2000 वर्ड्स लिखे हैं सिनॉप्सिस में, देन 1000 आप यहाँ लिखेंगे। और अगर 3000 लिखे हैं तो ऑलमोस्ट 50,000 और 50-60% आप यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे एज इट इज़ जो आपका सिनॉप्सिस में है। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर पॉइंट वाइज लिखेंगे। नहीं, पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे। जी स्मृति, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन था कि मैंने ये मोस्ट एस्पेशली शोविक में जो आपने बोला है, इसमें हमें पिटिशनर का प्रॉब्लम बताने के साथ में जो लॉज हैं उसको ये पॉइंट आउट करना है या फिर सिर्फ लॉज को पॉइंट आउट करना है जो इसमें इन्वॉल्व होंगे? मैं एग्जांपल बता देता हूँ। स्टार्ट करना है ओके सर। जैसे द पिटिशनर अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट इज फाइलिंग द रिट पिटिशन and this present writ petition against the respondent seeking relief of declaration that the Citizenship Amendment Act 2019 is ultra vires of the Constitution and the articles is a violative. I mean, the sections of CAA is violative of Article 6, Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 25 of the Constitution of India. That the petitioner is also challenging the validity of: first, validity of Section 14, Clause 4 of Constitution of India, Citizenship Amendment Act 1955. Then validity of Section 18, Clause 3 of the Citizenship Act 1955. देन थर्ड में आप मेंशन करेंगे नोटिफिकेशंस। वन बाय वन दे आर 5 to 6 नोटिफिकेशंस। सो आप उन सारे नोटिफिकेशंस को लिख देंगे, कौन कौन से नोटिफिकेशंस को आप चैलेंज कर रहे हैं। एंड देन यू कैन से दैट द पिटिशनर द ऑफर सेड विल exclude the millions of vulnerable poor people of India from citizenship, क्योंकि इन सारी चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड देन आप मेंशन कर सकते हैं लास्ट में कि दैट द पिटिशनर हैज़ नॉट मूव्ड एनी रिप्रेजेंटेशन concerning the relief sought in this petition for the reason that the relief of declaration is statute as illegal cannot be granted by any authority in India except the constitutional courts established by law. सो यहाँ पे चूंकि मैटर है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाती है। तो आपका मैटर बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर पे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, यानी
कि कहीं भी कोई ऐसा लॉ बन रहा हो, कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा हो, तो ये पता लगाने के लिए कि क्या वाकई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है। अभी किसी के कोई राइट्स कर्टेल हो जाए, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी दी है, स्टेट गवर्नमेंट राइट कर्टेल कर दे, क्या है कि नहीं हम ये चीज़ नहीं करने देंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाती है सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ सारे मैटर्स, वैसे मैटर्स जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन से रिलेटेड है, उसको सुनी जाती है। तो आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं कि हमने कोई रिट पिटिशन कहीं और फाइल नहीं किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करती है, तो वही राइट का इसका इशू का रिलीफ भी वहीं मिल सकता है। तो इसको आप एक अच्छे वे में लिख सकते हैं, डेट द पिटिशनर हैज़ नॉट मूव्ड एनी रिप्रेजेंटेशन concerning the reliefs sought in this petition, and for the reason that the relief of declaring a statute as illegal cannot be granted by any authority in India except the constitutional courts established by law. ओके, तो ये यहाँ तक लिख के आप फिनिश कर सकते हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली वाले हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट हम क्रेडेंशियल्स ऑफ पिटिशनर की बात करते हैं। तो फिर से आप पिटिशनर के क्रेडेंशियल्स के बारे में लिखेंगे कि पिटिशनर इज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट and he is a social worker, and petitioner is apprehensive that the CA process will exclude millions of poor people from Indian citizenship, particularly the post-partition refugees, minorities, undocumented migrants, rendering them stateless. The petitioner is involved in various public social works and is also a whatever, अगर कोई position है petitioner की, then you can mention it, as otherwise you don't need to mention any other thing. That's what you can write. Sangam Bisnoy is too late, so I'm not accepting. I have given time 8:30. Next, facts leading to the present petition. यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप फैक्ट्स में क्या क्या लिखेंगे। फैक्ट्स में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार हो रहा था, तो फिर उस टाइम पे डिस्कशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उस असेंबली में बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स के लिए, सिटीजनशिप से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं उन सबको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड देन उसके बाद जितनी कमिटीज़ वगैरह फॉर्म हुई, उसमें सिटीजनशिप को लेके क्या कहा गया, वो सारी चीज़ें, जैसे इसमें मेन रोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो उन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बुक उठानी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल सकता इधर उधर से, इंटरनेट से, न्यूज़ से, इन सब से आपको छोटी छोटी जानकारी बस मिलेंगी। लाइब्रेरी में जाके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेकर आप सिटीजनशिप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप मॉडिफिकेशंस जो भी हुए हैं उसमें हिंदूज़ को, सिख को क्या राइट्स थे, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लिख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका क्या रोल रहा, वो सेकुलरिज्म पे क्या कह रहे थे। फिर एक नाम है, एक अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, इन्होंने क्या सिटीजनशिप के ऊपर कहा था। इनका बहुत अच्छा कोट भी था, उसको आप पढ़ सकते हैं। फिर आप मेंशन कर सकते हैं जैसा आपने इवेंट्स में लिखा था, सेम उसी टाइप से आप लिख सकते हैं सिटीजनशिप इन इंडिया में। देन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं सिटीजनशिप इन इंडिया क्या प्रोसेस रहा है, जनरल प्रोसेस क्या रहा है। देन आप पोस्ट 2004 का क्या प्रोसेस रहा है, क्या क्या नोटिफिकेशन से क्या क्या इश्यूज फेस हुए, इन सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। फिर लास्ट में कल्मिनेटिव क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट में आप जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है
उस चीज़ को आप क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट यानी इससे क्या-क्या नुकसान हुआ है और क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, उस चीज़ को उसमें मेंशन करने का होता है। बट फ़िलहाल तो आप फैक्ट्स लीडिंग टू द प्रेज़ेंट पिटीशन में सारे फैक्ट्स आप मेंशन करेंगे। देन ग्राउंड्स भी बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको ग्राउंड्स के लिए नेक्स्ट वीक का टाइम दूँगा। नेक्स्ट वीक में हम ग्राउंड्स पे बात करेंगे। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन, रूल्स एंड प्रेयर, तभी हम देन नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। आई थिंक मैं कैलेंडर चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इस सैटरडे संडे में नहीं होगी क्लास, आप लोगों की नहीं होगी, इसलिए कि ऑलरेडी हम लेट थे तो डिले हो गया। फ़िलहाल 1 वीक का आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। 1 वीक में जिनकी मिसिंग है सिनॉप्सिस वो कंप्लीट करेंगे करेक्ट फॉर्मेट में। जिनका लिस्ट ऑफ डेट्स मिसिंग है, करेक्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड नहीं कराया था, वो सब करेक्ट फॉर्मेट में लिस्ट ऑफ डेट्स लिखेंगे क्वालिटी कंटेंट के साथ। फिर उसके बाद ओरिजिनल पिटीशन का मैं फॉर्मेट ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैंने बताई है मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली हेडिंग के नीचे पिटिशनर्स के बारे में, और उसके बाद वो क्या फाइल कर रहा है, किस किस लॉज को चैलेंज कर रहा है वो लिखेंगे। देन क्रेडेंशियल्स ऑफ पिटिशनर्स में पिटिशनर्स के बारे में 80-90% लिखेंगे। एंड देन फैक्ट्स लीडिंग टू दिस प्रेजेंट पिटिशन, इसके अंदर आप फैक्ट्स को लिखेंगे। ये सबसे लंबा होगा, एटलीस्ट 20-30 पेजेस इसमें होने चाहिए। ठीक है, कोई कोई 5 पेज या 10 पेज का प्रोवाइड नहीं कराएगा। अगर किसी ने इतना लिखा है तो प्लीज़ मत भेजना, आई विल बी नॉट गोइंग थ्रू ऑल दिस। आप लोग ये 1 वीक का टाइम है, मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए और फैक्ट्स लिखिए। फैक्ट्स में आप फैक्ट्स इस वे में लिखेंगे कि जैसे आपने इवेंट्स में लिखे कि ये इवेंट्स हुए, इस इवेंट्स के बाद ये इश्यूज आए। फैक्ट्स में आप लिखेंगे कि कैसे सी ए सिटीजनशिप वर्ड ऐड हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया, कैसे डिबेट हुई, डिबेट में किस लीडर्स ने क्या कहे को इस सिटीजनशिप से रिलेटेड। फिर किसने रिलीजियस ग्राउंड्स पे सिटीजनशिप प्रोवाइड करानी चाहिए उसके लिए कहा, किसने सेकुलरिज्म की बात की, किसने कहा कि रिलीजियस ग्राउंड पे कोई लॉज नहीं बनेगा, किसने कहा कि हम सबके लिए इक्वल लॉज बनाएंगे। ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद किस तरह से सेक्शन आर्टिकल 5 टू 11 को इंसर्ट किया गया जिसमें सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन किस तरह से सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इनेक्ट किया गया और इन्फोर्स कैसे हुआ, ये क्या क्या चीज़ें रहीं। 1987 में आपने आपको फिर गवर्नमेंट ने क्या रिस्ट्रिक्ट किया, ये सारी चीज़ें फैक्ट बाय वन आप लिखेंगे पैराग्राफ वाइज। यस रोशनी, क्या कहना है आपका? What is the topic for expedition? व्हाट इज द टॉपिक Sir, for expedition. फॉर रीड पे आप क्या पहला क्लास, फर्स्ट क्लास, इज इट योर फर्स्ट क्लास? Yes, last class I was not आई थिंक available. थर्ड टू फोर्थ क्लास आई गेस। Yes, sir. जब इससे पहले हुई थी वो मैंने मिस कर दी थी, इसलिए मैं थर्ड क्लास। उससे भी पहले की आपने मिस कर दी? आर यू फ्रॉम? No, no, sir. Yes, sir. लॉयड से जो भी बच्चे हैं सबको डे फर्स्ट से सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं। इट्स ओके, नो इशू। आप नेक्स्ट वीक में कंप्लीट होना चाहिए एंड देयर विल बी नो सच एक्सक्यूज, क्योंकि 15 दिन ऑलरेडी निकल चुका है, रिमेनिंग डेज आर देयर, फिर आप लोग को कंप्लीट करके दिखाना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट्स के ऊपर हम पिटीशन तैयार कर रहे हैं, CAA, और उसको हम चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज कर रहे हैं। वो PIL कैसे बनेगा,
क्या बनेगा, क्या लिखना है, यही सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। आपने अगर प्रीवियस कुछ नहीं देखा है तो वीडियोस सारे क्लासेस के अपलोडेड है ऑन यूट्यूब। You can go through each video and note down the points. Clear? सर मैंने सारे क्लासेस लिए हैं. आई वाज ऑलरेडी सबमिटिंग माय सिनॉप्सिस ऑन टॉपिक सिटीजनशिप एक्ट. तो फिर आपने पूछा क्यों क्लासेस टॉपिक? ऑन सर एक सर सिटीजनशिप कह रहे थे तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि शायद आप अलग टॉपिक्स दे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स. नहीं नहीं, एक ही टॉपिक आप लोग कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो facts leading to this ओके डाउट. petition. Yes, Smriti, you have any doubt? Yes, sir. Sir, actually, I was asking that do we have to just create a complete paper about what Citizenship Act and Amendment Acts are, or we have any hypothetical situation in which we have to file a petition on behalf of someone um, for Yes, filing in the you are. Supreme Suppose Court? you are the petitioner and you are filing petition before the Supreme Court. You don't have to write anything like an article. Okay. ओके. You तो फिर पिटिशन में कोई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी तो होना चाहिए कि मेरा वहाँ पे कौन सा राइट हार्म हुआ है या फिर हैम्पर हुआ है, उस बेसिस पे मैं फाइल कर रही हूँ वो ये. hypothetical will not be included here. आप you must be sure that आपके मतलब जो भी लॉज पास हुए हैं गवर्नमेंट के ज़रिए, उनकी वजह से इसका वायलेशन हो रहा है। ओके, ओके। तो हम लोगों को मतलब जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं उसके हुँ। पहले जो भी राइट्स हैम्पर हो रहे थे उस बेसिस पर हम लोगों को एक फाइल करना है केस और वहां पे डालना है कि लॉज जो आए हैं वो लॉज कहीं ना कहीं वॉयलेटेड है और वो कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा है आई हमारे थिंक राइट्स को. मैंने इलैबोरेट किया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ उस टाइम पे वेरियस लीडर्स वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दे वर प्रोपेगेटिंग their own agenda at that time, and majority of them were in favor of inserting such laws which are on the basis of secularism, and also Yes. article 15 was inserted that clearly says that no laws can be passed on the basis of religion. तो उस बेसिस पे कोई भी लॉज नहीं बनाए गए और सेकुलरिज्म को फॉलो करके सिटीजन्स के का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और उसके बाद जो लोग पोस्ट रिफ्यूजीज वगैरह थे, जो लोग इंडिया में रहे, जो लोग पाकिस्तान से देन आफ्टर पार्टीशन आ गए, फिर इंडिया में उन लोगों के लिए क्या राइट्स रहे। 1987 में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए उन लोगों के ऊपर, वो क्या थे सर ये तो सारे। यस। सर एग्जैक्ट डेट क्या होगा पिटिशन फाइल करने का? आप अभी तो खैर आप लोग बना रहे हैं और अभी प्रेजेंट अगर आप लोग इस इन सारे सब्जेक्ट्स पे थोड़ा गौर कर लेंगे तो हो सकता है फॉलो अप ले सकते हैं, क्योंकि सिटीजनशिप का मैटर इज स्टिल सब ज्यूडिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट। और जब भी डेट्स लगेंगी तो आपको नॉलेज रहेगी कि क्या चल रहा है एक्चुअली। जब कपिल सिब्बल इस मैटर पे आर्ग्यू करेंगे तो ये सारे फैक्ट्स आपको ऑलरेडी क्लियर रहेंगे, आप लाइव सुन सकते हैं, समझ सकते हैं हो क्या रहा है। ओके। लेकिन आप लोगों को तो बना के मुझे दिखाना है, तो कोई भी आप डेट आज की ही डेट डाल के दिखा सकते हैं कि इस डेट में आपने ये कंपाइल किया है। ओके। फाइल्ड बाय ओके. फाइल्ड बाय एनी एडवोकेट, जो इस तरह से आप या पिटिशनर किसी और बंदे का नाम लिख सकते हैं एंड यू मे बी द एडवोकेट इन दिस पिटिशन। सब लोग अपना अपना किसी सर पिटिशन। एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग तो अभी ये पीआईएल के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, हम्म। तो पीआईएल तो फिर मतलब कलेक्टिव लेवल पर फाइल किया जाता है ना, तो पीआईएल में भी किसी का एग्जैक्ट नेम होता होगा क्या फाइल करते टाइम पे? नहीं, पिटिशनर एक होता है और मल्टीपल पीआईएल कैन बी फाइल्ड। मतलब सर अगर मैं किसी के बिहाफ पर अगर पीआईएल फाइल कर रही हूँ किसी एडवोकेट के अंदर में जाकर कि मैं अप्रोच कर रही हूँ उस एडवोकेट को कि मुझे एक पीआईएल फाइल करना है, हम्म। आप कोर्ट में मेरे बिहाफ पर फाइल कर दीजिए,
और मैं किसी और का प्रॉब्लम लेके आई हूँ, और मतलब अगर पीआईएल फाइल कर रही हूँ तो वो पब्लिक इंटरेस्ट का ही होगा। जी। तो उसमें जो पिटिशन फाइल किया जाएगा उसमें किसका नाम होगा? इसमें 3 लोग आएँगे। फर्स्ट, आपका एडवोकेट तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा, ओके? हम्म। जो ड्राफ्ट करके फाइल कर रहा है। चाहे तो आप उसमें जनरल एडवोकेट को भी एज़ अ कंपेनियन एडवोकेट बना सकते हैं उसमें। सेकेंडली, इसमें आप पिटिशनर हो जाएँगे, क्योंकि मुद्दे को आपने उठाया है। आपने देखा है कि इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और ये कोई मार्जिनलाइज्ड सेक्टर के पीपल या फिर मान लो कोई कम्युनिटी, किसी लॉ की वजह से, गवर्नमेंट के किसी एक्ट की वजह से परेशान है, और उसका गवर्नमेंट के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और वो निकालना भी नहीं चाह रही। तो आपने उन सारी प्रॉब्लम्स को समझा है और एडवोकेट से बात की है। बात करने के बाद डिसाइड किया है कि एक फ़ाइल करनी है पीआईएल। आप हो जाएंगी पिटिशनर। इसीलिए इसके अंदर पिटिशनर्स के क्रेडेंशियल्स पे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि पिटिशनर क्यों फ़ाइल करना चाहता है। अब आप बताओ, आप पीआईएल क्यों फ़ाइल करना चाहते हो? एक, कि आप सोशल वर्कर हो क्या? या आप पॉलिटिकली एक्टिव हो, जिससे आप फ़ाइल करोगे तो आपका एकदम से नेम फेम होगा, मीडिया कवरेज होगा, टीवी पे छा जाओगे आप? क्या है, मतलब इंटेंशन क्या है आपका? ये सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे पीआईएल लोग ऐसे फाइल करते हैं जो उनको एक पब्लिक स्टंट करना होता है, मीडिया में आना होता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा जोर डालती है कि आपका क्या कंसर्न है, लोगों का इशू है तो आपका क्या कंसर्न है। तो पिटिशनर्स के क्रेडेंशियल्स यहाँ लिखे जाते हैं कि पिटिशनर्स भी एक सोशल वर्कर है, और उन्होंने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ peoples or individuals are having same issues, and that's why this present petition is being filed. अब जिन लोगों का इशू है उन लोगों के बारे में तो आपको लिखना ही है, ओके? आपने लिखा, जो इश्यूज आपने लिखे हैं, हो सकता है जो पिटिशन आपने फाइल किया है, हो सकता है किसी और को भी यही चीज़ें समझ में आई हो और उनका भी मन किया हो कि वो भी पीआईएल फाइल करें, वो भी कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एक टॉपिक पे अगर आपने पीआईएल फाइल कर दिया है तो अभी दूसरा भी पीआईएल नहीं फाइल कर सकता, या कोई बंदा पीआईएल फाइल नहीं कर सकता उस टॉपिक पे, नहीं। जितने चाहे उतने पीआईएल फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक कंसर्न मैटर है। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल वो भी चाहेगी कि हम भी फाइल करें और कोर्ट को बताएं। अंडरस्टूड? यस सर। तो अभी आप लोगों को रिसर्च करना है 1 हफ्ते तक। आई एम गिविंग यू अ टाइम टिल नेक्स्ट संडे। That Sunday is on 26. I will be conducting class on 26th and 27th। इन दो इसमें 26th में सबके फैक्ट्स लीडिंग टू द प्रेजेंट पिटिशन ये कंप्लीट होने चाहिए। 27th में ग्राउंड्स पे बात करेंगे, and then on Thursday, on 31st, I will be checking whole PIL completely, and that will be the last day. Yes, Roshni. सर जो ये रेपुटेशन है वो ओनली फॉर एडवोकेट, बट एडवोकेट ही पब्लिश कर सकते हैं, या फिर जैसे आईपीएल है वो पब्लिक कंसेंट के लिए है, उसके इशू के लिए है, तो क्या एज अ जनरल पब्लिक इशू नहीं कर सकता उसको, हमें एक एडवोकेट की नीड पड़ती है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, एक बार रिपीट कर दीजिए। सर जो ये पिटिशन है, क्या हमें उसके लिए एडवोकेट की ही नहीं पड़ती है? बिकॉज जो आई पीआईएल होता है वो एक पब्लिक कंसेंट के लिए होता है, पब्लिक इशू के लिए होता है जो फाइल करते हैं। तो उसमें क्या पब्लिक इशू नहीं कर सकता, जो जनरल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते इसको पब्लिश? वो अपने इश्यूज को नहीं रख सकते हैं रख इन सकता है। हाई कोर्ट? पब्लिक लिटिगेंट जा सकते हैं, कोर्ट की परमिशन लेके वो आर्ग्यू कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप समझते हो एज अ लॉ स्टूडेंट, इफ यू विश टू गो, यू कैन गो एंड pursue this petition, okay?
Okay. Abhishek, turn off your camera, please. तो इसमें आप बहुत सारे इवन लॉयड के भी कई स्टूडेंट बहुत पहले पिटिशन वगैरह फाइल कर चुके हैं, और जिनको भी इश्यूज लगता है पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट के बाय परमिशन जाके एज अ लिटिगेंट आप प्रेजेंट कर सकते हैं मैटर। इट्स नॉट एन इशू। ओके। तो आप लोगों को मुझे यही बताना है कि नेक्स्ट विल देयर बी क्लास ऑन 31st? यस, आपका इंटर्नशिप ओवर हो रहा है 31st को। तो मेरे लिए ज़रूरी है कि 31st को आपका पीआईएल सब्जेक्ट कंप्लीट हो, और इसके लिए आज जो मैंने क्लास ली है इसमें मुझे आपको फॉर्मेट के बारे में एक्सप्लेन करना था। इस फॉर्मेट को मैं शेयर कर दूंगा, एज इट इज़ आपको लिख लेना है। यहाँ तक कुछ नहीं करना है। यहाँ इस वाले में आपको सिनॉप्सिस का 50% लिखना है, लेकिन इस वे में लिखना है कि सिमिलर ना लगे। ओके। इसमें होल स्टोरी पैराग्राफ वाइज, नंबर वाइज, नंबर 1 लिख के, और एक पैराग्राफ सिर्फ ये नहीं कि 1-2 लाइन का हो, एटलीस्ट एक पैराग्राफ 10-12 लाइन का हो, तब आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिखें। यस तानिया। सर मैंने इसलिए पूछा आप 31st को लोगे बिकॉज 31st इज दिवाली, सो ओके। या। तो हम उससे पहले क्लास को शिफ्ट करते हैं देन। दिवाली एंड सर तक। मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो अकॉर्डिंगली मेरा 1 मंथ कंप्लीट नहीं होगा 31st को। ओके, आपकी डेट कब है ज्वाइनिंग की? मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 7th है। कोई मतलब बात। 8th से मेरा इंटर्नशिप चालू हुआ था, 7th को मेरा अप्रूव हुआ था, तो मुझे 8th से असाइन किया गया था सारी चीज़ें। नो इशू, देन आपका 8th रहेगा, दैट विल बी द लास्ट डेट। बट ओके सर। रिमेनिंग स्टूडेंट जिनकी फर्स्ट और सेकंड से शुरू हुई है इंटर्नशिप, उन लोगों के लिए मुझे डेट शिफ्ट करना पड़ेगा। दिवाली की डेट कब है? 30 और 31st? 31st सर। 29, 30, 31st 3 दिन होती 3 है। दिन छुट्टी। तो हम एक काम करेंगे, अम, मैं एक क्लास लूँगा 23rd में। नोट कर लीजिए इस चीज़ को, एंड लीडर्स टू प्लीज़, क्योंकि मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, आपको नोट करके मुझे भेज देना है। 23rd में हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, और 23rd में हम ये फैक्ट्स लीडिंग टू द प्रेजेंट पिटिशंस चेक करेंगे सबका। देन 24th में ग्राउंड्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, ग्राउंड्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, एंड देन 26 and 7 इज़ देयर। इसमें 26 और 27 की डेट में हम, ये भी सैटरडे एंड संडे है, इसमें हम ओवरऑल पिटिशन चेक करेंगे, और किसी का कुछ रेक्टिफिकेशंस होना है तो इन 2 क्लासेस में करके ओवर कर देंगे। इट मीन्स कि मैं 4 क्लासेस लूँगा इन अपकमिंग वीक, जिसमें हम 23rd में फर्स्ट क्लास लेंगे, 24th में सेकंड क्लास, एंड देन ऑन 26th एंड 27th। इज इट क्लियर? किसी को कोई इशू है इसमें? नो सर। ओके। इन 4 डेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका कंप्लीट होना चाहिए। और रिमेंबर वन थिंग कि जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया या नहीं करेंगे, आई विल बी नॉट अलाउइंग इन एनी फर्दर क्लास। मैं उनको ज्वाइन ही नहीं करने दूंगा ये मीटिंग,
क्योंकि अब तक जो पढ़ाया है हाफ पढ़ा चुका हूँ, एंड दैट शुड बी कंप्लीटेड। अभी आपको मेहनत करने वाला पार्ट आया है, वेयर यू हैव टू have your own legal research on the facts, and then you have to present through this petition. Okay, कोई एक्सक्यूजेज नहीं। अगर किसी को लगता है दे डोंट हैव टाइम, दे मे लीव दिस इंटर्नशिप, उनको लगता है कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है, अगर इस बीच में जैसे नेक्स्ट वीक तक में काम कंप्लीट हो सकता है देन इट्स ओके। फेस्टिवल्स हों या कुछ अर्जेंट इश्यूज हों, उसमें तो कंसिडरेबल है कि कोई भी इश्यूज ऐसा आया तो एग्जामेशन ग्रांट की जाएगी। जनरल इश्यूज में कोई एग्जाम्पशंस नहीं है, क्योंकि वी हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्लासेस, and I cannot spend whole time just to listen to all of you like the same question they arise. Yes, Rishita. सर 24th की क्लास को 25th को शिफ्ट कर सकते हैं क्या? Is there a personal issue? Yes, sir. Like many students are traveling their hometown, so it Yeah. will be it will be appreciated that 25th को हो जाए क्लास। अभी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की? यस सर। Okay, do one thing. uh, सर बस एक दिन का ही चाहिए क्योंकि बस एक ही दिन लगेंगे ट्रैवल करने में, बाकी क्लासेस में तो मैं प्रेजेंट करूंगी। 20 कौन सा डेट बताया आपने? 24 सर आपने क्लासेस बताए 23rd 24th 26th 27th। तो सर ओके, तो मेरा चलिए हम कंसर्न ट्वेंटी डिस्कशन। थर्ड को एक क्लास लेंगे जिसमें फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आई मीन पढ़ेंगे क्या, आप लोगों का चेक करेंगे आप लोगों ने क्या लिखा है। उसके बाद हम डायरेक्ट क्लास लेंगे 26th में, और 26th में ग्राउंड्स ग्राउंड्स पे बात करेंगे, और 27th में ग्राउंड्स वगैरह सब कंप्लीट होनी चाहिए, वो चेक करके फिर एंड कर देंगे। ओके। ओके ओके। लीडर्स इसको नोट कर लीजिए और अटेंडेंस सबकी नोट कर लीजिए। जो लोग आज absent हैं they will not be allowed further. Okay, thank you so much. Any question if arises, please ask, otherwise you may leave. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Today class is also published on YouTube. Yes, of course. Yes, sir. Thank you.